गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू सिलेबस बी पेपर नंबर 2 की एक और असाइनमेंट को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कैम्ब्रिज में ये जो पेपर है उर्दू सिलेबस बी पेपर नंबर 2, इसके 50 नंबर होंगे और ये 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें 4 सवाल होंगे और चारों ही सवाल आपने करने होंगे। पहला सवाल जो है वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 5 सेंटेंसेस होंगे और हर सेंटेंस का एक एक नंबर होगा। तो इस तरह से इस सवाल के 5 नंबर होंगे, यानी 5 नंबर का पहला सवाल होगा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा बेटे, इस सवाल के अंदर पहले वो हमें एक मिसाल दे देगा। वो मिसाल में पहले एक क्वेश्चन दे के नीचे उसका सोल्यूशन भी हमें दे देगा, यानी एक लाइन उसने लिखी होगी, फिर उसी लाइन को उसने ट्रांसफॉर्म किया होगा। अब हो सकता है उस लाइन को वो हाल में हो और उसको मुस्तकबिल में कर दे ट्रांसफॉर्म, या हो सकता है मुस्तकबिल में हो तो उसको माजी में कर दे, हो सकता है वो मुस्बत हो तो उसको मनफी में कर दे, या हो सकता है मनफी हो तो उसको वो सवालिया में कर दे। यानी अब हमें उस मिसाल को दरअसल ध्यान से देखना है कि उसने ओरिजिनल लाइन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया हुआ है जो दूसरी लाइन उसने लिखी हुई है, और इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए हमें नीचे 5 लाइनों को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ 5 लाइनों को, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप की लाइनों को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बाज़ का सिर्फ मनफी वाली मैं आपको दिखाता हूँ, बाज़ का सिर्फ मुस्बत वाली। तो जितनी ज्यादा आप लाइंस को प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप कैम्ब्रिज के अंदर उस तरह की मिसालों को जो है उतने ही अच्छे तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करने के काबिल हो जाओगे। तो देखिए जी, हम 5 लाइनों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, तारीख को बेहतर समझने के लिए आसार कदीमा की तहकीक जरूरी होती है। तो ये देखें, आसार कदीमा की तहकीक से, अब ये देखें इसके मुताबिक आप इसको ट्रांसफॉर्म करें। आसार कदीमा की तहकीक से तारीख को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। तो ये आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया कि आसार कदीमा की तहकीक से तारीख को बेहतर तरीके से समझने में मदद होती है। दूसरा सेंटेंस है, माहौलियाती आलूदगी से दुनिया के मौसमों पर मनफी असरात हुए हैं। दुनिया के मौसमों पर मनफी असरात का सबब माहौलियाती आलूदगी है। नेक्स्ट, शरह ख्वानदगी कम होने की वजह से हमारे मुल्क में किताबों की अशात भी कम है। हमारे मुल्क में किताबें कम शाया होती हैं क्योंकि शरह ख्वानदगी कम है। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से नौजवान नस्ल की किताबों में दिलचस्पी कम हो गई है। किताबों में अदम दिलचस्पी की वजह नौजवान नस्ल की कंप्यूटर और इंटरनेट में दिलचस्पी है। तो इस तरीके से ये बेटे ये वाला सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होगा। और अब हम लास्ट सेंटेंस को करने लगे ट्रांसफॉर्म, एंड दैट इज आला तालीम तहकीक के बगैर नामुमकिन है। तहकीक कहते हैं रिसर्च को, तो तहकीक आला तालीम के लिए नागजीर है। तो ये देखिए, अभी आपको मैं बता रहा था ना कि आपने ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज करने होते हैं जिनका मीनिंग वही हो। इनको मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं उर्दू में। तो नामुकम्मल है, नागजीर भी कहते हैं, बहुत जरूरी होना। तो तहकीक आला तालीम के लिए नागजीर है। तो इस तरीके से बेटे आपने इनको ट्रांसफॉर्म करना है। उर्दू सेकंड लैंग्वेज पेपर नंबर 2 में जो सवाल नंबर 2 बेटा होता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्लोज पैसेज। अच्छा, इसमें एक पैराग्राफ गिवन होगा जिसमें 10 खाली जगह होंगी और हर खाली जगह का 1 नंबर होगा। तो क्योंकि 10 खाली जगह हैं तो ये सवाल 10 नंबर का होगा। अच्छा, आपने छोटी क्लासेस में बेटे खाली जगह पूरी की हुई है। एक पैराग्राफ होता था जिसमें कुछ एंड पे कुछ लफ्ज होते थे और आप उन लफ्जों को यूज करके पैराग्राफ को कंप्लीट करते थे। कैम्ब्रिज में इस सवाल को अब उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। जस्ट लाइक जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इकोनॉमिक्स वगैरह का पेपर नंबर 1 आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चन होता है और उसमें एंड पे साथ में 4 ऑप्शंस दी होती हैं और आपने उस क्वेश्चन को देख के 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को टिक करना होता है कि जी ये इसका आंसर है। तो जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में भी उन्होंने ऐसे ही किया है कि खाली जगह के ऊपर उन्होंने एक नंबर लिखा होगा और उस नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने नीचे 4 ऑप्शंस दे दी होंगी, 4 लफ्ज दे दिए होंगे और आपने उन चारों लफ्जों में से किसी एक लफ्ज को टिक करना होगा कि जी ये इसमें लगेगा। तो ध्यान से अब हम इसको करते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि क्योंकि सवाल नंबर 1 जो है वो 5 सेंटेंसेस पे था, तो नंबर 1 2 3 4 5 उसमें नंबरिंग लग चुकी है।
कैम्ब्रिज का ये भी पैटर्न है कि नंबरिंग फिर उससे आगे से स्टार्ट होती है। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में अब 10 खाली जगह हैं, तो पहली खाली जगह में उसने नंबर 6 लिखा होगा, फिर दूसरी खाली जगह में नंबर 7, फिर तीसरी में 8 एंड अप टू सॉन, और ये 10 खाली जगह होंगी। अच्छा, पैराग्राफ के एंड पे पहली खाली जगह में अब 6 लिखा होता, तो अब वो 6 लिख के 4 लफ्ज लिखे होंगे, और आपने उन चारों लफ्जों में से एक को टिक करना होगा पैराग्राफ को पढ़ के, कि आपको पता लगेगा कि ये लफ्ज इसमें फिट होना है, तो वो चारों में से एक लफ्ज आपने टिक करना होगा कि ये पहली खाली जगह में। फिर नंबर 7 लिखे, फिर उसने 4 लफ्ज लिखे होंगे, फिर नंबर 8 लिखे, फिर 4 लफ्ज लिखे होंगे, और अप टू सॉन ये 10 सवाल इस तरह से उसने बनाए होंगे, और हर सवाल का एक एक नंबर होगा, और आपने राइट लफ्ज को टिक करना होगा कि ये खाली पहली जगह में, फिर दूसरे 4 लफ्जों में से ये दूसरी जगह में, तो इस तरह से होगा। अच्छा, मैंने अभी इस तरह का नहीं बनाया क्योंकि पैराग्राफ को दरअसल आपकी ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जब आप बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स को इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे, तो पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि इस खाली जगह में क्या आना है। तो असल आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो 4 लफ्जों में से भी आप टिक कर सकते हो, और जखीरा अल्फाज में से राइट लफ्ज को लगा भी सकते हो। सो बेटे, ये इसमें चीजें हैं। तो अब जरा ध्यान से देखें, एक पैराग्राफ को हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। एक फकीर किसी मोहल्ले में ये सदा लगाता फिरता था कि जैसी करनी वैसी, यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएगा भरनी, क्योंकि आपने मुहावरे भी याद किए होंगे। तो ये देखें, जैसी करनी वैसी भरनी। एक औरत भी ये सुन रही थी, उसने अपने दिल में कहा कि फकीर झूठ कहता है, मैं आज उसे आजमाती हूँ। ये सोचकर उसने 2 रोटियां पकाई और उनमें जहर मिलाकर फकीर को दे दिया। फकीर ने रोटियां लेकर दुआ दी और चल दिया। जी, उससे आगे अब हम पढ़ने लगे हैं। फकीर बस्ती से बाहर एक कुएं पर बैठ गया, झोली में से रोटियां निकालकर खाने को बैठा ही था कि 2 आदमी भूखे प्यासे आ निकले और फकीर से कहने लगे कि हम बहुत डैश हैं। तो अब ये देखें, ये लफ्ज यहाँ पे इसमें फिट हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले जब आप उसने लिखा हुआ है कि भूखे प्यासे, तो डेफिनेटली वो उसको आके कहने लगे कि हम बहुत भूखे हैं, हमारे पास कुछ रोटी ज्यादा हो तो हमें भी खाने को दो। फकीर ने तरस खाकर वो 2 रोटियां उनको दे दी, और कुएं से डैश पानी, और कुएं से ये देखें ताज़ा भी आ सकता है और मीठा भी आ सकता है, क्योंकि कुएं का पानी बेटे एक तो मीठा भी होता है और ठंडा भी होता है, तो साफ भी आ सकता है, लेकिन आप मीठा ज्यादा बेहतर यहाँ पे आ जाएगा। तो और कुएं से ताज़ा पानी, बल्कि ताज़ा यहाँ पे लगाएं, ताज़ा पानी निकालकर उनके आगे रख दिया। दोनों ने बैठकर वो रोटियां खाई, ठंडा पानी पिया और फकीर का शुक्रिया अदा किया। वो दोनों अभी बैठे ही थे कि जहर का असर शुरू हो गया और दोनों का कलेजा कटने लगा। गर्ज यहाँ तक कि दोनों ने डैश कर वहीं जान दे दी। तो अब ये देखें, तड़प तड़प कर, तो ये यहाँ पर तड़प तड़प कर आ जाएगा, तड़प तड़प कर वहीं जान दे दी। फकीर उनकी हालत देखकर हैरत में रह गया और फौरन दौड़कर उसी औरत के पास आया और कहने लगा, तूने रोटियों में क्या मिला दिया था? औरत ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, मगर क्या हुआ? फकीर ने उसे सारा हाल कह सुनाया। औरत फकीर के साथ जंगल में आई, लाशें देखते ही रोने पीटने लगी। फकीर ने पूछा कि रोती क्यों हो? बदनसीब औरत ने जवाब दिया कि बाबा, ये मेरे खावंद और लड़के की लाशें हैं। तुम गली में कहते फिरते थे कि जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन ना आया, मैंने इन रोटियों में जहर मिला दिया था। मेरा क्या मेरे आगे आया, मैंने अपनी हमाकत से अपना घर डैश कर लिया। अब ये देखें, तबाह यहाँ पे आ जाएगा, मैंने अपना घर तबाह कर लिया, मैं तो कहीं की ना रही। फकीर ने कहा, अब रोने धोने का क्या फायदा? तो बेटे, आप इसमें ये देख रहे होंगे कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अगर आपको थोड़ा सा उर्दू अच्छे तरीके से आती है, तो आपको पढ़ते पढ़ते ही अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है कि इससे अगला लफ्ज क्या होगा। सो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप पैराग्राफ्स को जो है वो फिल करेंगे इस तरह से, उतना ज़्यादा आपको ग्रिप हो जाएगी इस क्वेश्चन पे। उर्दू सेकंड लैंग्वेज पेपर नंबर 2 में जो सवाल नंबर 3 होता है बेटा, वो डायरेक्टेड राइटिंग का होता है, यानी मजमून निगारी का। अच्छा, सवाल नंबर 3 का भी एक पूरा सिलेबस है, इसमें मजमून निगारी के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल आपको जनरल फीचर्स इस सवाल के बताने लगा हूँ कि इस सवाल का जो टोटल इसके मार्क्स होंगे वो 20 नंबर का ये सवाल होता है पेपर में।
और इस सवाल की जो वर्ड लिमिट होती है वो 200 वर्ड्स है, यानी इसमें आपने जो भी लिखना है वो 200 लफ्ज़ों के अंदर आपने उस बात को क्लोज करना है, क्योंकि अगर आप 200 लफ्ज़ों से ज़्यादा बात को लेके जाएंगे तो आफ्टर 200 वर्ड्स वो एक लाइन लगा देगा एंड उसके बाद जो भी चीज़ आपने लिखी होगी उसको चेक नहीं करेगा। अच्छा जी, इसमें सवाल में एक उन्वान दिया होगा मज़मून का और कोई से 2 पॉइंट वो आपको खुद से अपने पास से दे देगा कि इन पॉइंट्स के ऊपर आप इस उन्वान के ऊपर मज़मून लिखें, और साथ ही साथ वो आपको अलाउ करेगा कि आपके जहन में अगर इन 2 पॉइंट्स के अलावा खुद से कोई पॉइंट आ रहा है तो आप उसको भी मज़मून में शामिल कर सकते हैं। सो ये मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपने एक पॉइंट अपने पास से लाजमी इंक्लूड करना होता है। जो पेपर चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट करता है कि आप एक पॉइंट अपने पास से इंक्लूड करेंगे, 2 पॉइंट वो देगा, एक पॉइंट आप इंक्लूड करेंगे। अच्छा, क्योंकि 200 वर्ड्स की लिमिट है तो इसमें जो 20 मार्क्स हैं वो दरअसल हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट उसने किए होते हैं, यानी 20 मार्क्स का मतलब है कि 3 पॉइंट आपको उसने, क्योंकि 2 पॉइंट उसने दिए और एक वो आपसे खुद से एक्सपेक्ट कर रहा है, तो 3 पॉइंट्स के ऊपर उसने 20 मार्क्स को डिवाइड किया होता है, यानी 7, 7 और 6 मार्क्स के लिहाज से उसने इस 3 पॉइंट्स को रखा होता है। तो हर पॉइंट के ऊपर आपने 65 to 70 वर्ड्स को लिखना होता है, क्योंकि 200 लफ्ज़ों की वर्ड लिमिट, यानी हर चीज़ को आप अपने ज़हन में रखें और इसको आपने यूं टेक्निकली फिर हैंडल करना है। तो हर पॉइंट के ऊपर आपने 65 to 70 वर्ड्स लिखने होते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, क्योंकि आपने 7 मार्क्स को गेन करना होता है। अगर आप किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो वो बाकी पॉइंट्स की वर्ड लिमिट को ख़राब करेगा और उधर से फिर नंबर कम आ जाएंगे। एक पॉइंट पे तो आपने फुल बाय फुल मार्क्स ले लिए, लेकिन दूसरे में फिर नंबर कट जाएंगे, वो 7 में से 4 मार्क्स आ जाएंगे, 7 में से 3 मार्क्स आ जाएंगे, तो इस तरह से आपके वो 20 नंबर में से नंबर कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो आए जी एक मज़मून का हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बेटे जितने ज़्यादा मज़मून को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप किसी भी उन्वान के ऊपर अपने ज़हन में लेके आएंगे और उसका मटीरियल आपके ज़हन में होगा, तो पेपर में आप उतने ही कंफर्टेबल हो जाएंगे उस मज़मून को हैंडल करने में। तो उन्वान है बेरोजगारी और पहला नुक्ता है बेरोजगारी एक आलमी मसला, दूसरा है बेरोजगारी की वजूहात और तीसरा है हुकूमती और इंफरादी गफलत। तो पहले पॉइंट को हम कवर करने लगे हैं कि ये तो एक आलमी मसला है। तो ये देखें जी, बेरोजगारी एक आलमी मसला और समाजी बुराई तस्वुर की जाती है। बेरोजगारी कानून का एहतराम करने वाले अच्छे शहरियों को मुजरिम और डाकू बना देती है, क्योंकि बेटे जो बेरोजगार शख्स होता है आखिर उसने अपना घर बार भी तो चलाना है, तो जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको कोई जॉब नहीं मिल रही होती, पैसे नहीं होते, तो वो आम तौर पे अच्छा खासा शहरी होने के बावजूद मुजरिम और डाकू बन जाता है। इससे बदउनवानी फैलती, झूठ बढ़ता और इंसानी किरदार का तारीख पहलू सामने आ जाता है, यानी एक अच्छा इंसान बुरा बन जाता है। बेरोजगार आदमी से सच्चाई, शराफत और ईमानदारी की तवक्को करना नामुमकिन हो जाता है। बगावत जन्म लेती है और फिर बगावत इनकलाब की सूरत में नमूदार हो जाती है। तो बेटे ये आपने बेहतरीन लैंग्वेज को अपने ज़हन में बिठाना है, इस वोकैबुलरी को ज़हन में बिठाना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे उतने आप ज़्यादा नंबर ले लेते हैं। अच्छा जी, दूसरा है बेरोजगारी की वजूहात और तीसरा है हुकूमती और इंफरादी गफलत। तो अब ये देखें जी वजूहात। अब सनतकारों ने जदीद मशीनें लगा ली हैं, कम तादाद में मुलाजिम रखकर बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल कर ली जाती है। आए दिन हड़तालों और फैक्ट्रियों की तालाबंदी, यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील ग्रेजुएट्स फनी और साइंसी तालीम ना होने से मुनासिब नौकरी हासिल नहीं कर पाते। तो ये देखें, पहली रीज़न आपने बताई कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने मशीनें लगा ली हैं, जिसकी वजह से कम तादाद में मुलाजिम रखकर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल हो जाती है। नंबर 2, जो यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील यानी यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट्स हैं उनके बाद टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती। लोग देहातों में, अब ये देखें तीसरी रीज़न, लोग देहातों में काम करना पसंद नहीं करते, हत्ता कि बहुत से डॉक्टर देहातों में इंसानी खिदमत करने के लिए राजी नहीं हैं बगैर सोचे समझे। तो ये तीसरी रीज़न आपने यहाँ पे लिख दी कि जी देहात में जाके, हालांकि काम वहाँ पे अवेलेबल है लेकिन वो देहातों में जाके काम ही नहीं करना चाहते। नेक्स्ट रीज़न, बगैर सोचे समझे कौमी इदारों की निजकारी और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस तरक्की के सम्राट शहर के चंद मखसूस इलाकों तक महदूद होना। तो ये देखें, जो हम प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं अपने इदारों को, तो वो क्योंकि हम फॉरनर्स को बेच देते हैं तो फिर वो अपने लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो हमारे जो लोकल पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है।
अच्छा जी, इसके बाद आपने बताना है कि ये हुकूमती गफलत और इनफरादी गफलत भी है। तो ये देखें जी, बेरोजगारी के खात्मे के लिए सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की दरामद की इजाज़त दी जाए। यानी हम बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने से ये है कि फिर लोकल इंडस्ट्री को जो प्रोडक्शन करने का मौका नहीं मिल रहा होता, क्योंकि हम जो इंपोर्ट करते हैं उसी से सारी चीज़ हो जाती है, और जो इंपोर्ट करते हैं उससे पैसे बाहर के मुल्क वाले ले जाते हैं। सो इंपोर्ट जो है वो सिर्फ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उस तरह की चीज़ों के ऊपर की जाए, बाकी लोकल इंडस्ट्री को इनक्रेज किया जाए कि वो खुद से प्रोडक्शन करें, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन करेंगे उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी। ओके, और मुल्क की सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए सहूलतें और ताउन फराहम किया जाए, बरामदात की हौसला अफजाई की जाए। बरामदात कहते हैं एक्सपोर्ट करना, क्योंकि जितनी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी उतनी हमारी लोकल इंडस्ट्री वर्क करेगी और उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। अपने मुल्क से खाम माल की बरामद बंद की जाए, उसे अपनी सनतों के लिए ज़खीरा किया जाए। यानी जो रॉ मटेरियल हम दूसरों को बेची जा रहे हैं, वो हम कम बेचें या ना बेचें, उनको अपनी लोकल इंडस्ट्री के लिए प्रिजर्व करें, ताकि वो हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन हो। और लोगों में फ़नी और साइंसी तालीम आम करके इस मसले का तदारुक किया जा सकता है, और लोगों को कहें कि टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें, साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि फिर इस तरह के बंदे को जॉब मिल जाती है। तो बेटे, दीज आर सम सॉल्यूशंस। तो ये था दरअसल कि बेरोजगारी के खात्मे के क्या 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 हम कर सकते हैं। सो इसको मैक्सिमम पढ़ें इस चीज़ों को, और जितने ज़्यादा मज़मून पढ़ेंगे उतने आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। उर्दू सेकंड लैंग्वेज पेपर नंबर 2 में सवाल नंबर 4 ट्रांसलेशन का होता है, और ये 15 नंबर का सवाल होता है। इस पैराग्राफ को, जिसको आपने ट्रांसलेट उर्दू में करना होता है, इंग्लिश पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। इसमें बस दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, एक तो गुफ्तगू का रब्त बेहतरीन तरीके से कायम रहे, जैसे इस वक्त हम बोल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि एक रब्त हमने कायम रखा हुआ है। और दूसरा कि बेहतरीन उर्दू, आपने शुस्ता उर्दू इसमें यूज़ करनी है। सो ये दोनों चीज़ें अगर आप जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे इस सवाल में, उतने ही ज़्यादा आप नंबर हासिल कर सकेंगे। तो आए एक पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। इन मुस्लिम थ्योरी, इस्लामी नजरिए में अवामी खिदमत हुकूमत और इंतजामिया का बुनियादी मकसद है। उमर बिन खताब एंड अली इब्ने अबू तालिब, द सेकंड एंड द फोर्थ पाइस कैलिफ, पाइस कहते हैं परहेजगार को, कैलिफ कहते हैं खलीफा को, रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब, reminded their provincial governors, सूबाई गवर्नर्स, repeatedly, बार बार, that their foremost, foremost कहते हैं सबसे ज्यादा, duty, फर्ज, and that of their subordinates, मातहत, was to serve the people honestly, ईमानदारी, competently, भरपूर तरीके से, and compassionately, दर्द दिल रखकर। ओके, स्टार्ट करने लगे हैं। उमर बिन खिताब एंड अली इब्ने अबू तालिब, द सेकंड एंड द फोर्थ पाइस कैलिफ रिस्पेक्टिवली, हजरत उमर और हजरत अली, जो कि बिल तरतीब दूसरे और चौथे परहेजगार खलीफा थे, उन्होंने बारहा अपने सूबाई गवर्नरों को ये याद दहानी करवाई कि उनकी और उनके मातहतों की सबसे बढ़कर जो फर्ज है वो अवामी खिदमत है, जो उन्हें ईमानदारी, अपने भरपूर तरीके से और दर्द दिल रखकर करनी चाहिए। They were enjoined to deal with men fairly, in accordance with law, and not arbitrarily. उन्हें चाहिए कि दर्द दिल रखकर, एंजॉइंट लाइक पूरे भरपूर तरीके से इसको कहते हैं, उन्हें चाहिए कि भरपूर तरीके से लोगों को डील करें, लोगों से बर्ताव करें कानून के मुताबिक और आर्बिट्रेरली, जुल्म सितम के साथ नहीं। तो उनको चाहिए कि लोगों के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव करें और जुल्म के साथ ना करें। In one of his letters to Amr bin al-As, the governor of Egypt, available in a collection of his letters published by Nadwatal Musannifin in Delhi in 1959, Umar wrote, "Every ruler is responsible before God for the welfare of the people, and let it be remembered that the accursed of God is he who is an
ऑप्रेसर। अपने एक खत में हजरत उमर ने अपने एक खत में जो उन्होंने मिस्र के गवर्नर अमर बिन अल आस को लिखा था, और ये खत नदवाताल मुसन्निफीन दिल्ली के अंदर मौजूद है। हजरत उमर लिखते हैं कि हर हुक्मरान अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा लोगों की फलाह बहबूद के लिए, एंड अल्लाह के सामने वो बदबख्त होगा जो कि जालिम होगा। तो बेटे इस तरीके से आपने इसको ट्रांसलेट करना है। जितने ज्यादा पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट करेंगे उतनी ज्यादा वोकैबुलरी आपके ज़हन में आएगी और उतना ही आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी। लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।